अकेला घर हुसैन का और कटौती 2 कविता संकलन पढ़ चुका। जैसा कि मैंने बताया था कि 1985 से विधिवत मेरे लेखन की शुरुआत हुई। पहला कविता संकलन अकेला घर हुसैन का 1993 में छप करके आया और दूसरा कविता संकलन कटौती 2000 में छप करके आया। इन दोनों संकलनों से गुजरते हुए मेरा जीवन गांव के आसपास केंद्रित था और तब गांव में इतना बड़ा बदलाव नहीं आया था जितना आज दिख रहा है। वह दौर था जब कुएं प्रासंगिक थे, वह दौर था जब बैल भी प्रासंगिक थे, और कई बार लगता था कि ये रहेंगे, ये बने रहेंगे। इसलिए कृषि संस्कृति पर मेरा भरोसा गहरा था और मुझे लगता था कि कृषि संस्कृति ही विकल्प है। समानता उद्योगों के कारण बढ़ी है, पूंजी के कारण बढ़ी है। खैर, यह अलग विषय है और इस पर फिर से कभी बात करेंगे। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बाद मेरा तीसरा कविता संकलन लगभग 13 वर्षों बाद 2013 में छपा। इसमें परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस जगह पर रुकना चाहता हूँ और थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यही वह समय है जब मैं आरा छोड़ करके, अपना गांव छोड़ करके महानगर में चला गया। पूरा एम्बियंस जीवन का, जो खेत थे, प्रकृति थी, गांव के लोग थे, परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, यह एक बैक बदल करके महानगर हो गया। इस महानगर में जा करके एक बार फिर जीवन की शुरुआत करना बहुत मुश्किलों से भरा दौर था। ये मित्रों की मदद से कोई परेशानी नहीं हुई, अन्यथा यह बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए। इसमें घटनाएं बहुत हुई, छोटी छोटी घटनाएं, लेकिन मन को विचलित कर देने वाली घटनाएं। कई बार तो भूल भी गए जीवन, इतना सघन था कि लेखक भी हैं। हुआ यह कि तिवारी जी की मौत के बाद आरा में मैं अकेला महसूस करने लगा था। बद्री इलाहाबाद चले गए थे, चंद्रेश्वर लखनऊ चले गए थे और कई मित्र जिनके साथ हम लोग रोज रोज रहते थे, वे रोजी रोटी के चक्कर में सबने आरा छोड़ दिया था। इसके बाद
एक ऐसी घटना हुई जिसने आरा में मेरे वजूद को हिला दिया। एक फर्जी अपहरण के मुकदमे में कुछ लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची और मुझे जेल भिजवा दिया गया। जेल जाने के पहले एक और घटना हुई थी। मुझे परेशान करने की, यातना देने की दूसरी घटना थी जेल। उसके पहले मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। बिहार सरकार के अस्पताल में मैं फार्मासिस्ट था। मैट्रिक पास करने के बाद रोजी रोटी की निश्चिंतता के लिए पिताजी ने पटना फार्मेसी में एडमिशन करा दिया था और वहाँ का मैं डिप्लोमा होल्डर था। विधिवत बिहार सरकार के यहाँ मैं नौकरी करता था और नौकरी से मुझे निकाल दिया गया, यह कहते हुए कि जब मेरी नियुक्ति हुई थी तब आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ था और यह कह कर के मुझे पहले नौकरी से निकाल दिया गया। दूसरी घटना हुई कि मुझे अपहरण के मुकदमे में, फर्जी अपहरण के मुकदमे में फंसाकर मुझे जेल भेज दिया गया। यह घटना काफ़ी प्रचारित हुई। इंडिया टुडे से लेकर देश के सारे बड़े अखबारों ने, जनसत्ता से लेकर के इस घटना की चर्चा हुई और इस चर्चा के दौरान एक गहरी टीस मेरे मन में समा गई। जिसमें राजेंद्र यादव भी थे, प्रेम कुमार मणि भी थे और भी कई लोग थे। और मैंने देखा कि मेरे अपहरण जाने की घटना को एक वर्ग अगड़ा और पिछड़ा का रंग देने पर तुला हुआ है और उसके हिसाब से चीज़ों को देख रहा है और इनके बीच हमारे साहित्यिकों का ही एक बड़ा वर्ग था। इसके अलावा एक दूसरा वर्ग था, अरुण कमल, खगेंद्र ठाकुर, सब लोग जाकर के राज्यपाल से मिले, मुकदमा चला, आरोपी साक्ष्य नहीं जुटा सका जो आरोप उसने लगाए थे उसके, और इस आधार पर मुझे बेल मिल गया। बेल मिलने की घटना के बीच में मैं याद करना चाहता हूँ गुंजन जी को, जो ईटीवी में थे हैदराबाद में, और उनका रिपोर्टर जेल में मुझसे मिलने के लिए आया था। उसने मेरा इंटरव्यू किया और जाते जाते एक मैसेज दिया जो मेरे मित्र गुंजन जी का था। गुंजन जी ने कहा था कि छोटे शहरों में अब तुमको नहीं रहना चाहिए,
छोटे शहरों के अहंकार की एक सीमा है। तुम अच्छा खासा बोलते हो, समझदार हो, चैनलों की बाढ़ आई हुई है, 50-60 हज़ार रुपये की नौकरी हम लोग तुमको चुटकी बजा करके कहीं न कहीं दिला देंगे। जेल से निकलो और अब इस नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, हैदराबाद आ जाओ, किसी न किसी चैनल में 40-50 हज़ार रुपये की तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। उनकी बातों में एक बात थी जो मेरे भीतर जगह बना लिया उसने, कि छोटे शहर की सीमा होती है और हत्या उसके लिए आसान है। मुझे रामेश्वर उपाध्याय की याद आई, जिनकी हत्या कुछ दिन पहले हो गई थी। और आरा में रहने का, गांव में रहने का जो साहस था, कुछ करने का जो साहस था, वो कहीं न कहीं से हिल गया था। मेरी बेटी BHU में पढ़ती थी बनारस उस समय। सारे बच्चे पढ़ने लगे थे, खर्च विकसित हो गया था, अतिरिक्त आय कुछ थी नहीं। वेतन के पैसे से ही पत्र पत्रिकाएं मंगाना, किताबें खरीदना, एक बड़ा हिस्सा उसमें खर्च होता था और परिवार में हमेशा पैसे कम पड़ जाते थे। और उसमें एक बाहे की जेल की यात्रा ने मुझे जितना पारिवारिक बनाया, मैं उतना पारिवारिक कभी नहीं हुआ। जेल के भीतर कह देते थे कि अपहरण के मुकदमे में तो बेल मिलना मुश्किल हो जाता है, और ऊपर से जब आपके खिलाफ साजिश रची गई है तो आपको बेल नहीं मिलने देगा। कितने कितने तरह के विचार जेल में आते थे। अखबारों में, पत्रिकाओं में जब यह मुद्दा बनने लगा तो बेल मिल गया और मैं वापस निकल करके अपने घर आ गया। घर आने के बाद मिलने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। जो आता व्यवस्था को कोसता। एक महिला वहाँ थी जिनके साथ पारिवारिक संबंध था, वो आई और उन्होंने कहा कि नीले जी, जब आपके जैसे आदमी के साथ यह सब हो सकता है तो अब यह भरोसा छूट रहा है, यह जगह रहने के लायक नहीं रही। अनजाने ही गुंजन जी की बात मुझे याद आ गई और मैंने तय कर लिया कि मैं इस घटना को भूल करके, इसमें अपना श्रम जाया किए बगैर मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए और मैं हैदराबाद जाऊँगा। कहीं न कहीं नौकरी की व्यवस्था वहाँ गुंजन जी और कई मित्र हैं मिल कर के करा लेंगे। इतना भीतर से आत्मविश्वास था। हैदराबाद जाने के पहले दिल्ली चला गया, केदार जी से भेंट हुई।
केदार जी ने समझाया, कहा कि नीले देखो, निर्णय लेना आसान है और जिस दुनिया में जाना चाह रहे हो वो दुनिया अलग है। 40 साल के बाद कविता की समझ होती है असल में। 40 साल तक तो आदमी ऐसे ही लिखता रहता है, किसी की कोई पंक्ति अच्छी लग गई उसी में कुछ खोजने लगता है। लेकिन 40 साल के बाद सच्चे कवि को कविता की समझ हो जाती है और तुमको देख करके हम लोगों को लगता है कि कविता की समझ तुमको हो गई है। और इसकी चेतना को ले जाकर के पत्रकारिता की चेतना से टकराओगे, तुम्हारे नष्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा। परिस्थितियां जैसी हैं, जो तुम्हारी सीमाएं हैं, जो करो। लेकिन इस तरह से आज की पत्रकारिता में जुड़ने के बाद शायद तुम वो निलय उपाध्याय नहीं रह जाओ जो हो। आगे तुम्हारी मर्जी। उसके बाद मैं उदय प्रकाश के घर गया। कटौती संकलन का ब्लर्ब उदय प्रकाश ने लिखा था और उसकी लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की थी। जिस तरह से खोल करके मेरी कविताओं को, मेरे विचारों को समझाया था उदय प्रकाश ने, मैं जब भी जाता था तो उनसे मिलने जाता था। वहाँ ऊर्जा मिलती थी। उदय प्रकाश ने अचानक बात ही बात में कह दिया कि सुनो ना, मेरी बात सुनो, छोड़ो ये सब, तुम मुंबई चले जाओ। तुम्हारी भाषा में जिस तरह की नाटकीयता है और तुम्हारी शैली जिस तरह की चित्रात्मक है, तुम सिनेमा में अच्छा करोगे, तुम चले जाओ। और एक केदार जी की बातों का असर पत्रकारिता से, और दूसरा उदय प्रकाश की बातों का असर, मैं सीधा मुंबई आ गया। मुंबई अलग तरह का शहर है। वाकई मुंबई जाने के बाद समुद्र मिला, समुद्र की तरह लोग मिले। चुनौतियां रहीं, परिवार को पढ़ाने की चुनौतियां। लोग डर के मारे मुंबई में एक बच्चा पैदा करते हैं। मैं 4 बच्चे लेकर गया था, सारे बच्चे पढ़ रहे थे। स्कूल और कॉलेजों का स्ट्रक्चर मुंबई में पहली बार ऐसा मिला कि साल में कई बार फीस लगता है। बहाना खोज खोज करके फीस लगता है, भरना ही पड़ा। और किसी तरह से बच्चों की शिक्षा पार लगी और थोड़े रहम से दिन हुए, सोचने समझने के लायक बनने के दिन हुए, तो फिर मुझे कविताओं की याद आई। कविताओं का लिखना, साहित्य को पढ़ना, बाकी बचे समय में यही मुझे ऊर्जा देते थे। किंतु किताब बनवाने की बात मेरे मन में तब आई जब मैं मुंबई में भी व्यवस्थित हो गया, बाल बच्चों की पढ़ाई चलने लगी, दोनों समय घर में खाना रहने लगा। तब इन कविताओं की याद आई और तब पुनः इसे संयोजित कर दिल्ली ले आया और तब यह किताब छपी। इसमें कटौती के बाद इस संकलन के आने में जो 13 साल लगा है,
वो उसका मैं कारण बता रहा हूँ। इस बीच में बहुत बदलाव आए, ये मैं अगले वीडियो में ये बात करूँगा कि पहली बार गांव छोड़ने का दुख जो मेरे भीतर था वो किस तरह से प्रवेश किया और आगे एक भिन्न औद्योगिक सभ्यता में जा कर के मैंने कैसे प्रवेश किया। कृषि संस्कृति से औद्योगिक संस्कृति के बीच जो एक रिश्ता बना, मेरे लिए यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है और समझ भी है। धन्यवाद।